हेलो स्टूडेंट्स, ऑनलाइन स्टडी क्लास में आपका स्वागत है। मैं सी जोशी, टीजीटी एसएसटी, केंद्रीय विद्यालय आईटीबीपी सेकंड शिफ्ट देहरादून। हम पढ़ रहे हैं क्लास 9th ज्योग्राफी, चैप्टर नंबर 2, फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया। पिछली वीडियो में हम पढ़ चुके हैं द हिमालयन माउंटेन्स के बारे में, और आज हम इस वीडियो में पढ़ने जा रहे हैं द नॉर्दर्न प्लेन्स, द पेनिनसुलर प्लेट्यू, द इंडियन डेजर्ट, द कोस्टल प्लेन्स एंड द आइलैंड्स। और हमारा टॉपिक है द नॉर्दर्न प्लेन्स ऑफ इंडिया। द नॉर्दर्न प्लेन, द नॉर्दर्न प्लेन्स ऑफ इंडिया इज फॉर्म्ड बाय 3 river systems, द इंडस, द गंगा एंड द ब्रह्मपुत्र, along with their tributaries। उत्तरी मैदान 3 प्रमुख नदी तंत्रों सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र तथा इनकी सहायक नदियों से बना है। This plain is composed of alluvial soil which has been deposited over millions of years। यह मैदान जलोढ़ मृदा या एलुवियल सॉइल से बना हुआ है। द टोटल एरिया ऑफ द नॉर्दर्न प्लेन इज अबाउट 7 lakh स्क्वायर किलोमीटर। इट इज अबाउट 2400 किलोमीटर लॉन्ग एंड अबाउट 240 to 320 किलोमीटर ब्रॉड। इसका विस्तार 7 लाख वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र पर है। यह मैदान लगभग 2400 किलोमीटर लंबा और 240 से 320 किलोमीटर चौड़ा है। नॉर्दर्न प्लेन में जनसंख्या घनत्व अधिक है। इसका कारण है अच्छी मिट्टी और पर्याप्त पानी की उपलब्धता। इसके अलावा यहाँ पर अनुकूल जलवायु होने के कारण यह भारत का कृषि की दृष्टि से अत्यधिक उत्पादक क्षेत्र भी है। भारत के मानचित्र में आप देख सकते हैं नॉर्दर्न प्लेन, उत्तरी मैदान का क्षेत्र, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल, असम, पश्चिम से लेकर पूर्व तक उत्तर का मैदान फैला हुआ है। डिवीजन ऑफ द नॉर्दर्न प्लेन, उत्तरी मैदान को 3 भागों में विभाजित किया गया है: पंजाब प्लेन, गंगा प्लेन्स और ब्रह्मपुत्र प्लेन्स। पंजाब प्लेन्स, द पंजाब प्लेन्स form the western part of the northern plain. This is formed by the Indus and its tributaries like Jhelum, Chenab, रावी, ब्यास एंड सतलुज। उत्तरी मैदान के पश्चिमी भाग को पंजाब का मैदान कहा जाता है। सिंधु और इसकी सहायक नदियों के द्वारा बनाए गए इस मैदान का बहुत बड़ा भाग पाकिस्तान में स्थित है। सिंधु और इसकी सहायक नदियां झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास और सतलुज हिमालय से निकलती हैं। A major portion of this plains is in Pakistan. दोआब्स abound in this plain। मैदान के इस भाग में दोआबों की संख्या बहुत अधिक है। अब यहाँ पर एक शब्द आया है दोआब, इसका क्या अर्थ है? दोआब का अर्थ है 2 नदियों के बीच का भाग। दोआब 2 शब्दों से मिलकर बना है, दो और आब। आब का मतलब होता है पानी। तो इस प्रकार दोआब का अर्थ हुआ 2 नदियों के बीच का भाग। इसी तरीके से पंजाब, यह भी 2 शब्दों से मिलकर बना है, पंज और आब। पंज का अर्थ है 5 और आब का अर्थ है पानी। तो पंजाब का अर्थ हुआ 5 नदियों से मिलकर बना भूभाग। गंगा प्लेन्स, दिस प्लेन एक्सटेंड्स बिटवीन घग्गर एंड तीस्ता रिवर्स, द नॉर्दर्न स्टेट्स हरियाणा, दिल्ली, यूपी, बिहार, पार्ट ऑफ झारखंड and West Bengal lie in the Ganga plain। गंगा के मैदान का विस्तार घग्गर और तीस्ता नदियों के बीच है। भारत के मानचित्र में भी आप देख सकते हैं। यह उत्तरी भारत के राज्यों हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड के कुछ भाग, पश्चिम बंगाल में फैला हुआ है। ब्रह्मपुत्र प्लेन्स, this plain forms the eastern part of the northern plain and lies in Assam। ब्रह्मपुत्र का मैदान इसके पूर्व विशेषकर असम में स्थित है। मानचित्र में आप देख सकते हैं ब्रह्मपुत्र प्लेन, असम। Based on the relief features, the northern plain can be divided into 4 regions: Bhabar, Tarai, Bangar and Khadar।
Bhabar. After descending from the mountains, the rivers deposit pebbles in a narrow belt. The width of this belt is about 8 to 16 km and it lies parallel to the Shivaliks. This region is also known as Bhabar. All the streams disappear in this region. नदियां जब पर्वतों से नीचे उतरती हैं तो शिवालिक की ढाल पर 8 से 16 किलोमीटर की चौड़ी पट्टी में बेल्ट्स बनाती हैं, जिसे भाबर नाम से जाना जाता है, और नदियां इस भाबर क्षेत्र में डिसअपियर हो जाती हैं। तराई. द तराई रीजन लाइज टुवर्ड्स साउथ ऑफ द भाबर बेल्ट. इन दिस रीजन द स्ट्रीम्स reappear and make a wet, swampy and marshy region. जो स्ट्रीम्स हैं, छोटी नदियां या सरिता हैं, दक्षिण में, भाबर के दक्षिण में ये पुनः निकल आती हैं, रीअपियर हो जाती हैं और यहाँ पर नमी और दलदली क्षेत्र का निर्माण करती हैं, जिसे तराई कहा जाता है। बांगर. Bangar is the largest part of the northern plain and is composed of the oldest alluvial soil. They lie above the floodplains. They resemble terraces. The soil of this region is locally known as Kankar and is composed of calcareous deposits. उत्तरी मैदान का बड़ा भाग पुराने जलोढ़ का ओल्ड एलुवियल का बना हुआ है। ये नदियों के बाढ़ वाले मैदान के ऊपर स्थित हैं। इस भाग को बांगर के नाम से जाना जाता है। इस क्षेत्र की मिट्टी में चूनेदार निक्षेप पाए जाते हैं, जिसे स्थानीय भाषा में कंकड़ कहा जाता है। खादर. द फ्लड प्लेन्स फॉर्म्ड बाय यंगर एलुवियम आर कॉल्ड खादर. द सॉइल इन दिस रीजन इज रिन्यूड एवरी ईयर एंड इज दस हाईली फर्टाइल. बाढ़ वाले मैदान के नए और युवा निक्षेपों को खादर कहा जाता है। इनका लगभग प्रत्येक वर्ष पुनर्निर्माण होता है, इसलिए उपजाऊ होते हैं और खेती के लिए अच्छे होते हैं। बांगर एंड खादर. बांगर इज ओल्ड एलुवियल सॉइल एंड खादर इज न्यू एलुवियल सॉइल. बांगर इज लेस फर्टाइल एंड खादर इज मोर फर्टाइल. अगला टॉपिक हमारा है पेनिनसुलर प्लेट्यू, यानी प्रायद्वीपीय पठार। आप देख सकते हैं भारत के मानचित्र में ये पेनिनसुलर प्लेट्यू क्षेत्र है, जो लगभग ट्रायंगल शेप में है। तीन ओर से यह समुद्र से घिरा हुआ है। ईस्ट में पूरब की ओर बंगाल की खाड़ी, वेस्ट में पश्चिम में अरेबियन सी अरब सागर और दक्षिण में साउथ में इंडियन ओशन। तीन ओर से समुद्र से घिरे होने के कारण इस क्षेत्र को पेनिनसुला भी कहा जाता है। द पेनिनसुलर प्लेट्यू. द पेनिनसुलर प्लेट्यू इज अ टेबललैंड कंपोज्ड ऑफ द ओल्ड क्रिस्टलाइन, इग्नियस एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स. प्रायद्वीपीय पठार एक मेज की आकृति वाला स्थल है जो पुराने क्रिस्टलीय, आग्नेय और रूपांतरित सेलों से बना है। इट वॉज फॉर्म्ड ड्यू टू द ब्रेकिंग एंड ड्रिफ्टिंग ऑफ द गोंडवाना लैंड एंड दस मेकिंग इट अ पार्ट ऑफ द ओल्डेस्ट लैंड मास. यह गोंडवाना भूमि के टूटने के कारण बना था और यही कारण है कि यह सबसे पुराना भूभाग का एक हिस्सा है। The plateau has broad and shallow valleys and rounded hills. इस पठारी भाग में चौड़ी घाटियां हैं और गोलाकार पहाड़ियां हैं। This plateau consists of two broad divisions, namely the Central Highlands and the Deccan Plateau. इस पठार के दो मुख्य भाग हैं, सेंट्रल हाईलैंड मध्य उच्चभूमि और डेक्कन प्लेट्यू दक्कन का पठार। भारत के इस मानचित्र में आप देख सकते हैं, नंबर 1 ये क्षेत्र सेंट्रल हाईलैंड्स
कहलाता है। नंबर 2 ये क्षेत्र है डेक्कन प्लेट्यू, और सेंट्रल हाईलैंड के ईस्ट की ओर ये जो नंबर 3 लिखा हुआ है ये है छोटा नागपुर प्लेट्यू। The Central Highlands. The Central Highlands lies to the north of the Narmada River. It covers the major portion of the Malwa Plateau. The rivers in this region flow from southwest to northwest. विंध्य श्रृंखला दक्षिण में सतपुड़ा श्रृंखला, आप देख सकते हैं मैप में विंध्य रेंज, ये साउथ में सतपुड़ा रेंज और उत्तर पश्चिम में अरावली रेंज से घिरी है। पश्चिम में यह धीरे धीरे राजस्थान के बलुई और पथरीले मरुस्थल से मिल जाता है। इस क्षेत्र में बहने वाली नदियां चंबल, सिंध, बेतवा और केन हैं। ये नदियां दक्षिण पश्चिम से उत्तर की ओर बहती हैं। इस प्रकार वे इस क्षेत्र के ढाल को दर्शाती हैं। जो सेंट्रल हाईलैंड है ये पश्चिम में चौड़ा है लेकिन पूर्व में ये संकरा है। इस पठार के पूर्वी विस्तार को स्थानीय रूप से बुंदेलखंड और बघेलखंड के नाम से जाना जाता है। यानी बुंदेलखंड एंड बघेलखंड मार्क द ईस्टवर्ड extension of this plateau. The plateau further extends eastwards into the छोटा नागपुर प्लेट्यू। इसके और पूर्व की ओर अगर हम देखें तो ये नागपुर पठार को दर्शाता है। The Deccan Plateau, दक्षिण का पठार। The Deccan Plateau lies to the south of the Narmada River. It is triangular in shape. The Satpura range makes its northern part. The Mahadev, Kaimur Hills and Mekal range make its eastern part. दक्षिण का पठार एक ट्रायंगुलर शेप में है जो नर्मदा नदी के दक्षिण में स्थित है। उत्तर में इसके चौड़े आधार पर सतपुड़ा की श्रृंखला है, जबकि महादेव, कैमूर की पहाड़ी और मैकाल रेंज इसके पूर्वी विस्तार में है। The slope of the Deccan Plateau is from west to east. It extends into the northeast, which encompasses Meghalaya, Karbi, Anglong Plateau and North Kachar Hills. Garo, Khasi and Jayantia Hills are the prominent ranges starting from west to east. दक्षिण का पठार पश्चिम में ऊंचा और पूर्व की ओर कम ढाल वाला है। इस पठार का एक भाग उत्तर पूर्व नॉर्थ ईस्ट में भी देखा जाता है, जिसे स्थानीय रूप से मेघालय, कार्बी एंगलोंग पठार और उत्तर कचार पहाड़ी के नाम से जाना जाता है। यह नागपुर पठार से अलग हो गया है। ये मैप पॉइंटिंग में भी पूछा जाता है। गारो, खासी और जयंतिया हिल्स को लोकेट करने को आता है तो आप मेघालय में इसको लोकेट करेंगे। द वेस्टर्न एंड द ईस्टर्न घाट्स, ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, एग्जाम में पूछा जाता है कि वेस्टर्न घाट्स और ईस्टर्न घाट्स के बीच क्या डिफरेंस है। दक्षिण के पठार के पूर्वी और पश्चिमी सिरे पर पूर्वी और पश्चिमी घाट स्थित हैं। The Western Ghats and the Eastern Ghats marks the western and the eastern edges of the Deccan Plateau, respectively. Western Ghats lie parallel to the western coast. They are continuous and can be crossed through passes only. The Western Ghats are higher than the Eastern Ghats. Their average elevation is 900 to 1600 meters as against 600 meters of the Eastern Ghats. पश्चिमी घाट पश्चिमी तट के समांतर स्थित है और वो कंटिन्यूअस है। आप देख सकते हैं भारत के मानचित्र में। पश्चिमी घाट पूर्वी घाट की अपेक्षा ऊंचे हैं। पूर्वी घाट के 600 मीटर की औसत ऊंचाई की तुलना में पश्चिमी घाट की ऊंचाई 900 से 1600 मीटर है। पूर्वी घाट का विस्तार महानदी घाटी से दक्षिण में नीलगिरी तक है
पूर्वी घाट का विस्तार कंटिन्यूअस नहीं है, ये इरेगुलर है। वेस्टर्न घाट्स आर रेगुलर और कंटिन्यूअस, ईस्टर्न घाट्स आर इरेगुलर और डिसकंटिन्यूअस। बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियों ने ईस्टर्न घाट को काट दिया है। पश्चिमी घाट में पर्वतीय वर्षा होती है। यह वर्षा घाट के पश्चिमी ढाल पर आर्द्र हवा के टकराकर ऊपर उठने के कारण होती है। The eastern Ghats stretch from the Mahanadi Valley to the Nilgiris in the south. The eastern Ghats are discontinuous and irregular and dissected by rivers draining into the Bay of Bengal. The western Ghats cause orographic rain by facing the rain-bearing moist winds to rise along the western slopes of the Ghats. The western Ghats are known by different local names. The height of the western Ghats progressively increases from north to south. The highest peaks include the Anaimudi 2695 meters and the Doda Beta 6637 meters. Mahendragiri 1501 meters is the highest peak in the eastern Ghats. Severoy Hills and the Jawari Hills are located to the southeast of the eastern Ghats. पश्चिमी घाट को विभिन्न स्थानीय नामों से भी जाना जाता है। पश्चिमी घाट की ऊंचाई उत्तर से दक्षिण की ओर बढ़ती जाती है। पश्चिमी घाट में ऊंचे शिखर हैं, जैसे अनाईमुड़ी जिसकी ऊंचाई 2695 मीटर है और डोडा बेटा जिसकी ऊंचाई 2633 मीटर है। पूर्वी घाट का सबसे ऊंचा शिखर महेंद्रगिरी है जिसकी ऊंचाई 1501 मीटर है। पूर्वी घाट के दक्षिण पश्चिम में शेवराय और जावड़ी की पहाड़ियां स्थित हैं। अगला टॉपिक है हमारा द इंडियन डेजर्ट, भारतीय मरुस्थल। द इंडियन डेजर्ट The Indian desert lies towards the western margins of the Aravalli Hills. This region gets scanty rainfall, which is less than 150 mm in a year. अरावली पहाड़ी के पश्चिमी किनारे पर थार का मरुस्थल स्थित है। यह बालू के टिब्बों से ढका एक तरंगित मैदान है। इस क्षेत्र में प्रतिवर्ष 150 मिलीमीटर से भी कम वर्षा होती है। इस शुष्क जलवायु वाले क्षेत्र में वनस्पति बहुत कम है। लूनी is the only large river, but some streams appear during rainy seasons. Crescent-shaped dunes or barkans abound in this area. वर्षा ऋतु में कुछ नदियां दिखती हैं और उसके बाद वे बालू में ही विलीन हो जाती हैं। पर्याप्त जल नहीं मिलने से वे समुद्र तक नहीं पहुंच पाती हैं। केवल लूनी ही इस क्षेत्र की सबसे बड़ी नदी है। बरकान अर्धचंद्राकार बालू का टीला, आप चित्र में देख सकते हैं, इसे बरकान कहा जाता है, अर्धचंद्राकार बालू का टीला। इसका विस्तार बहुत अधिक क्षेत्र पर होता है, लेकिन लंबवत टीले भारत पाकिस्तान सीमा के समीप प्रमुखता से पाए जाते हैं। यदि आप जैसलमेर जाएं तो वहां पर आप बरकान के समूह देख सकते हैं। भारत के मानचित्र में आप देख सकते हैं थार डेजर्ट, द इंडियन डेजर्ट। The Great Indian Desert, also known as the Thar Desert, is a large arid region in the northwestern part of the Indian subcontinent with an area of more than 2 lakh square kilometer. It is the world's 9th largest subtropical desert. The coastal plains, तटीय मैदान। The peninsular plateau is flanked by stretch of narrow coastal strips. They run along the Arabian Sea on the west and along the Bay of Bengal on the east. प्रायद्वीप पठार के किनारों संकरे तटीय पट्टियों का विस्तार है।
यह पश्चिम में अरब सागर से लेकर पूर्व में बंगाल की खाड़ी तक फैला है। द वेस्टर्न कोस्ट लाइज बिटवीन द वेस्टर्न घाट्स एंड द अरेबियन सी। पश्चिमी तट पश्चिमी घाट और अरब सागर के बीच एक संकरा मैदान है। It is divided into 3 sections. The Konkan, which comprises of Mumbai and Goa, makes the northern part. The Kannada plain makes the central part, and the Malabar coast makes the southern part. इस मैदान के 3 भाग हैं। तट के उत्तरी भाग को कोंकण, जो कि मुंबई और गोवा है, मध्य भाग को कन्नड़ मैदान और दक्षिणी भाग को मालाबार तट कहा जाता है। The eastern coastal plain is wider and level and it runs along the Bay of Bengal. It is divided into 2 parts. बंगाल की खाड़ी के साथ विस्तृत मैदान चौड़ा और समतल है। उत्तरी भाग में इसे उत्तरी सरकार कहा जाता है, जबकि दक्षिणी भाग में इसको कोरोमंडल तट के नाम से जाना जाता है। The northern part is called Northern Sarkar. The southern part is called the Coromandel Coast. Extensive deltas are formed by large rivers like Mahanadi, Godavari and Kaveri. Chilika Lake is an important feature along the eastern coast. चिल्का झील भारत में खारे पानी की सबसे बड़ी झील है। यह उड़ीसा में महानदी डेल्टा के दक्षिण में स्थित है। हमारा अगला टॉपिक है द आइलैंड ग्रुप्स ऑफ इंडिया, भारत के द्वीप समूह। The islands. An island is any piece of subcontinental land that's surrounded by water. द्वीप समूह, चारों ओर पानी से घिरे हुए भूभाग को हम द्वीप समूह कहते हैं, आइलैंड कहते हैं। India has a vast mainland. Besides this, the country has 2 groups of islands. The Lakshadweep Islands, group lying close to the Malabar coast of Kerala. भारत का जो मुख्य स्थल भाग है वो बहुत विशाल है। इसके अलावा भारत में 2 द्वीपों का समूह भी स्थित है। केरल के मालाबार तट के पास लक्षद्वीप है। द्वीपों का यह समूह छोटे प्रवाल द्वीपों से बना है। दिस ग्रुप ऑफ आइलैंड इज कंपोज्ड ऑफ स्मॉल कोरल आइलैंड्स। अर्लियर दे वर नोन एज लकादीव, मिनिकॉय एंड अमीनदीव। In 1973, these were named as लक्षद्वीप। पहले इनको लकादीव, मिनिकॉय और अमीनदीव के नाम से जाना जाता था। 1973 में इनका नाम लक्षद्वीप रखा गया। It covers a small area of 32 square kilometer. Kavarati Island is the administrative headquarters of लक्षद्वीप। इसका एरिया 32 स्क्वायर किलोमीटर है और कवारती द्वीप लक्षद्वीप का एडमिनिस्ट्रेटिव हेडक्वार्टर, प्रशासनिक मुख्यालय है और कैपिटल भी कवारती में है लक्षद्वीप की। दिस आइलैंड ग्रुप हैज ग्रेट डाइवर्सिटी ऑफ फ्लोरा एंड फौना। इस द्वीप समूह पर प्लांट्स और एनिमल्स के बहुत से प्रकार पाए जाते हैं। द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स आर बिगर इन साइज एंड आर मोर न्यूमरस एंड स्कैटर्ड। The entire group of islands is divided into 2 broad categories, the Andaman in the north and the Nicobar in the south. बंगाल की खाड़ी में उत्तर से दक्षिण तक फैले द्वीप अंडमान और निकोबार द्वीप समूह कहलाते हैं। ये अंडमान और निकोबार द्वीप हैं। यह द्वीप समूह आकार में बड़ी संख्या में हैं और बिखरे हुए हैं। यह द्वीप समूह मुख्य रूप से 2 भागों में बटे हैं, उत्तर में अंडमान और दक्षिण में निकोबार। It is believed that these islands are an elevated portion of submarine mountains. These island groups are of great strategic importance for the country. There is great diversity of flora and fauna in this group of islands too. These islands lie close to equator and experience equatorial climate and has thick forest cover. यह द्वीप समूह देश की सुरक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इन द्वीप समूह में पाए जाने वाले प्लांट्स और एनिमल्स में बहुत अधिक विविधता पाई जाती है। यह आइलैंड इक्वेटर के पास है, इसलिए यहाँ की जो जलवायु है इक्वेटोरियल है और यह घने जंगलों से आच्छादित है।
A detailed account of the different physiographic units. A detailed account of the different physiographic units highlights the unique feature of each region. It would, however, be clear that each region complements the other and makes the country richer in its natural resources. The mountains are the major sources of water and forest wealth. The northern plains are the granaries of the country. They provide the base for early civilizations. The plateau is a storehouse of minerals which has played a crucial role in the industrialization of the country. The coastal region and island groups provide sites for fishing and port activities. Thus, the diverse physical features of the land have immense future possibilities of development. स्टूडेंट्स, टॉपिक हमारा यहीं पर पूरा हो चुका है और अंत में अब अपने टॉपिक को एक बार समराइज करते हैं और देखते हैं कि हमने इस पूरे चैप्टर में क्या देखा और क्या सीखा। विभिन्न भू आकृतिक भूभागों का विस्तृत विवरण जो हमने पढ़ा वो प्रत्येक भूभाग की विशेषताएं स्पष्ट करता है, परंतु यह स्पष्ट है कि ये जो भूभाग हमने पढ़े, डिफरेंट फिजिकल फीचर्स जो हमने पढ़े, वो एक दूसरे के पूरक हैं और वे देश को प्राकृतिक संसाधनों में समृद्ध बनाते हैं। यहाँ उत्तरी पर्वत हिमालयन माउंटेन जल और वनों के प्रमुख स्रोत हैं, वहीं उत्तरी मैदान देश के अन्न भंडार हैं। इनसे प्राचीन सभ्यताओं के विकास को आधार मिला। जो पठारी भाग हैं वो खनिजों के भंडार हैं, जिसने देश के औद्योगिकरण में विशेष भूमिका निभाई है। जो तटीय क्षेत्र हैं वो मत्स्य पालन और पोत संबंधी क्रियाकलापों के लिए उपयुक्त स्थान हैं और इस प्रकार देश की जो विविध भौतिक आकृतियां हैं, डिफरेंट फिजिकल फीचर्स हैं, वो भविष्य में विकास की अनेक संभावनाएं प्रदान करती हैं। सो स्टूडेंट्स, चैप्टर हमारा यहाँ पर पूरा होता है और इस चैप्टर को पढ़ने के बाद हमने क्या सीखा, आइए जानते हैं एक क्विज के माध्यम से। तो शुरू करते हैं क्विज। क्वेश्चन नंबर 1, a landmass bounded by sea on 3 sides is referred to as, and options are coast, island, peninsula, none of the above. Yes, the correct answer is peninsula. Question number 2, the highest peak in the Eastern Ghats is Anaimudi, Kanchenjunga, Mahendragiri, Nanda Devi. Yes, the correct answer is Mahendragiri. Mahendragiri is the highest peak in the Eastern Ghats and Anaimudi is the highest peak in the Western Ghats. Now question number 3, which is the administrative headquarters of Lakshadweep? And options are Kavaratti, Port Blair, Nicobar, Panji. And the correct answer is Kavaratti. Question number 4, the northern plain is formed due to igneous and metamorphic rocks, alluvial deposits, volcanic eruption, plate tectonic movements. Yes, the correct answer is alluvial deposits. Now question number 5, which is the main river of the Indian desert? And options are Ganga, Indus, Krishna, Luni. Yes, the correct answer is Luni. So students, ये चैप्टर हम यहीं पर समाप्त करते हैं। थैंक यू।